नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान हुआ, जहां बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग की गई, जहां पर जबकि असम में 39 सीटों के लिए वोटिंग की गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के जयनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि बंगाल में खूनी खेल नहीं चलेगा, बंगाल में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनिस्वामी के मां के खिलाफ द्रमुक नेता ए राजा के कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर डीएमके पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजा के बयान से साफ जाहिर होता है कि पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने द्रमुक पर आरोप लगाया है और कहा है कि वो किसी भी तरह से बस आसानी से चुनाव जीतना चाहती है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई, जहां पर लेकिन कुल मिलाकर अब तक मतदान शांतिपूर्वक किया गया। जहां पर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में मतदान केंद्रों का जायजा लिया और इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान हो गए, जहां पर इस बीच राज्य के अलग अलग इलाकों से लगातार हिंसा की खबरें मिलने लगी। इसी कड़ी में नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला किया गया, इसकी जानकारी मिली है। और इस हमले में मीडिया की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि शुभेंदु की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। मोइत्रा ने कहा है कि सुबह से दोपहर तक 150 से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी पाई गई। ट्विटर की चर्चा में मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर तंज कसा है। कहा है कि ईवीएम में खराबी नहीं हो, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन्होंने पुलिस अधिकारियों के तबादले पर ध्यान दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत को पार्टी का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है। उन्होंने जिम्मेदारी संजय राउत के समक्ष मिली है और अभी तक संजय राउत अकेले ही पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता थे और अब अरविंद सावंत भी नियुक्त कर दिया गया है, जहां संजय राउत का कद घटाने के कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। केशपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रतीक्ष आर कुंवर ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उन पर हमला होने की बात कही है। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि मैं एक बूथ पर जा रहा था और वहां हमारी कार के सामने पुलिस की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम थी, जिसके बाद पीछे स्थानीय मीडिया के लोग थे। जब हम वहां पहुंचे तब तृणमूल के गुंडे वहां पर मौजूद थे। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड के ऐलान के दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भड़क गए। हुआ यूं कि केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा कर चुके थे और इसी दौरान पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या तमिलनाडु चुनाव को देखते हुए रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पर जावड़ेकर गुस्सा हो गए और बोले कि सवाल सही पूछा कीजिए। बीजेपी में शामिल होने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती चुनाव प्रचार के लिए हावड़ा पहुंचे, जहां मिथुन ने यहां संक्राइल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रभाकर पंडित के समर्थन में प्रचार के लिए वो पहुंचे थे। साथ ही रैली में मिथुन ने डिस्को डांसर गाने पर नाचते हुए रैली को आगे बढ़ाया। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 234 सीटों के लिए मतदान होना है और इससे पहले राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने डीएमके नेता ए राजा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारक की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या उनके पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने सीएम के खिलाफ जांच के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप और राज्यपाल को शिकायत को लेकर यह मांग की है। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था, जिसे अब वापस लिया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछले साल मार्च तिमाही में तय की गई थी। लघु बचत योजनाओं पर पुराने ब्याज दर ही जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम लगातार जारी है। इस दौरान बूथ कैप्चरिंग को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और सत्ता में आने की कोशिश में जुटी बीजेपी के कुछ बीच जो है खूब बयानबाजी की गई, जहां राज्यों की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर पहुंची है, जिसके बाद उनके पूर्व साथी और प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी पर उन पर निशाना साधा गया।
जोधपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने लगभग 25 छात्रों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर सामने आई है। छात्रों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संस्थान के G3 ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जबकि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए सभी छात्रों को आइसोलेशन केंद्र में ले जाया जा रहा है। श्रीनगर के नौगाम के बीजेपी नेता अनवर खान के घर गुरुवार को आतंकी हमले की खबर सामने आई है। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और वहीं पुलिस टीम के कांस्टेबल रमीज राजा हमले में घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जब वो शहीद हो गए। वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक के साथ एक एसयूवी बरामद होने और उद्योगपति मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक होटल की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया है कि एनआईए का एक दल दोपहर करीब 12:45 बजे बाबुलनाथ मंदिर के पास सोनी बिल्डिंग में बने होटल पहुंचा था। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में नहरपुर में हत्या और आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कथित रूप से एक व्यक्ति ने बुधवार को रात को अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार के आत्महत्या कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की गई। इस सनसनी वारदात के बाद रोहिणी जिला के डीएसपी, एसएचओ और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस को फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित डॉक्टरों की बढ़ती संख्या का सबसे बड़ा असर पीजीआईएमएस के महिला रोग विभाग पर पड़ रहा है। विभाग के 19 पीजी डॉक्टर और 2 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर और 1 सीनियर डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश में एक बार दोबारा ऑक्सीजन संकट का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की ज्यादातर आपूर्ति महाराष्ट्र से होती है। वहां कोरोना संकट गहरा गया है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद लोकतंत्र बहाली की आस में 2 महीने बीत गए हैं, परंतु प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। सेना द्वारा तख्तापलट के 2 महीने होने पर भी विभिन्न शहरों में लोगों ने बृहस्पतिवार को भी प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र को बहाल करने और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की है। हापुड़ से एक युवक का वीडियो वायरल हो गया है, जहां बताया जा रहा है कि इस वीडियो में युवक 2 पिस्तौल लहराते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देश को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोरोना के दैनिक मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना प्रकोप चरम पर है। इस बीच बीते 24 घंटे में गुरुवार को सर्वाधिक 72,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 459 लोगों को कोविड से उनकी जान चली गई है। वहीं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस 40वीं बटालियन की एक सर्च ऑपरेशन में 2 आईडी बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इनमें से एक आईडी 15 किलोग्राम और दूसरी 5 किलोग्राम का था। बल के मौके पर ही विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है और आईईडी छत्तीसगढ़ के रजनंद गांव में गंगावा गांव बरकच्चा के पास ये बरामद किया गया था। पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है और संक्रमण के नए मामलों में भारी वृद्धि से अस्पतालों की क्षमता नाकाफी साबित हो रही है। मीडिया में गुरुवार को आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 4,974 नए मामले सामने आए, जबकि 98 मरीजों की मौत हो गई है। भारत के साथ व्यापार को सीमित रूप से दोबारा शुरू करने के कदम पर पाकिस्तान गुरुवार को एक दिन बाद पलट गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारत से चीनी और कपास आयात करने के सरकारी पैनल ने फैसले को खारिज कर दिया गया है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक नई और हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका वजन केवल 9 किलोग्राम होगा। डीआरडीओ ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि जैकेट कानपुर स्थित उसकी प्रयोगशाला, रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के जो व्यक्ति हैं उन्होंने विकसित की है। भारत के कुछ हिस्सों में रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 150 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लेकर म्यांमार और बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही गौरतलब है कि रोहिंग्या म्यांमार के बंगाली भाषी मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और ये समुदाय अपने देश में हिंसा के बाद भागकर भारत आ गया था।
कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान खराब हालत में पहुंची अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। लगातार छठवें महीने वस्तु एवं सेवा कर वसूली 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया कि मार्च में जीएसटी वसूली करीब 1,23,902 करोड़ रही, जबकि यह आंकड़ा देश में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा बताया जा रहा है। आज वित्त वर्ष 2020-21 के पहले और सप्ताह आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त आई है और हरे निशान पर यह बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 520.68 अंक यानी 1.05% ऊपर करीब 5,019.83 के स्तर पर बंद हुआ है और वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 176.65 यानी अंक 1.20% की बढ़त के साथ 14,866.35 की उस पर बंद हुआ है। चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर की बीमारी के पता चलने के बाद अब हर कोई उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। वहीं अनुपम खेर ने कहा है कि किरण जल्द से जल्द इस बीमारी से जीत कर लौटेंगे। डॉक्टरों की टीम उसकी बेहतर देखभाल कर रही है।